हेलो चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। किसी बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर भी होता है, ये लिखा हुआ। अब जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ ही रहे हैं तो एक बात हम दिमाग में रखें कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर ये इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता तो आपको नहीं बताया जाता। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये भी पता लगता है कि कोई भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा, उसका भी कुछ न कुछ स्ट्रक्चर होता है और उन्हीं इस पार्टिकल्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ने से पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की इम्पोर्टेंस क्या है। द रिच डाइवर्सिटी ऑफ केमिकल बिहेवियर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी ट्रेस्ड टू द डिफरेंस इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ऑफ दिज एलिमेंट। हर एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपकी जानकारी में होना चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री में कुछ कर पाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि हमारे देश में, भारत में, एटम के बारे में सबसे पहले बता दिया गया था। आपको बताएं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स हैज़ बीन प्रूव्ड इन अवर इंडिया, और वी कैन से दैट इन भारत, where in which time you know that existence of atom has been proposed since the time of early Indian Greek philosopher की बात करते हैं, early Indian की बात करते हैं, Indian philosophers की बात करें तो ये करीब 400 BC में बताया जा चुका है। Who were the view that atoms are the fundamental building blocks of matter। मतलब ये सब कहानियाँ ये बताती हैं, ये थ्योरीज ये बताती हैं कि एटम ही है बेटा जो केवल यूनिट पार्टिकल है, वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अदरवाइज कोई और पदार्थ नहीं करता। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम किसी पदार्थ को, है ना, सब डिवाइड करते जाएं तो मैटर अल्टीमेटली एक एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम फ्यूचर में डिवाइड नहीं कर सकते, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जो अनकटेबल है। क्या है? अनकटेबल। इसी वर्ड का मतलब था एटोमियो। एटोमियो का मतलब अनकटेबल, नॉन डिविजिबल। पहले तो आप इसी बात को समझ लीजिए। जब आपने ये बात समझ ली, अब हम आगे की बात को समझाते हैं। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये बताती हैं कि हाँ, एटम को हम एक्सपेरिमेंटली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि रदरफोर्ड ने अपनी बात बताई, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज बताया, तो इससे पता लगता है कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो उसके अंदर पाया जाता है। ये बात तब प्रूफ हो गई जब 19th सेंचुरी में, है ना, कुछ डिस्कवरीज हुई। और आपको बताएं कि जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी तब तो कुछ और ही नज़ारा था। पर आपको बताएं कि डाल्टन पहले साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने एटम के बारे में खुल कर के बोला है कि एक्चुअल में एटम है क्या। डाल्टन ने अपनी थ्योरी 1808 में दी थी और डाल्टन की इसी थ्योरी को हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। और उन्होंने ही बताया कि एटम ही है एक ऐसा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यूनिट पार्टिकल ऑफ मैटर, जो सारी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इस डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को हम चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। उन सारे वीडियोज़ के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तब फेल हो जाती है जब एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो जाता है कि एटम के अंदर कुछ और भी है। एटम के अंदर कुछ और भी है। जैसे एटम इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है, किसी पदार्थ को किसी पर रब करते हैं तो उसमें चार्ज एक्वायर हो जाता है, किसी में नेगेटिव चार्ज तो किसी में पॉजिटिव चार्ज। इस टाइप की चीज़ें देखी जाती हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तब जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है तब ये कहानी बदल जाती है। तो अब हम इस चैप्टर के इस यूनिट में यही समझने वाले हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को किनारे पर कर दिया गया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर और समझते हैं इस मिस्ट्री को। और मिस्ट्री को समझने के लिए हमें डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल को समझना पड़ेगा। एन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। जब ये देखा गया कि किसी ट्यूब के अंदर कोई गैस भरी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के बाद कोई ग्लोब निकला, जब उसकी स्टडी हुई तब पता लगा कि एटम के अंदर कुछ और भी चीज़ है। तो अगर हम बेसिक रूल देखें बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल का, तो हम सब जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। अगर आपका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, ये अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा।
तो ये बात हम जानते हैं, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बेसिक फंडा पहले समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बताएं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पढ़ने से पहले कुछ माइकल फैराडे की कंट्रीब्यूशंस को देखो। तो माइकल फैराडे ने 1830 के आसपास, है ना, ये बताया कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके अंदर, उनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, और ऐसे पदार्थ जिनके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है उन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ये सारे के सारे एसिड हो सकते हैं, बेसिस हो सकते हैं, सॉल्ट्स हो सकते हैं, और उनमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी फ्लो होती है तो केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं, और अलग अलग इलेक्ट्रोड पर केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कुछ लिबरेशन होता है। लिबरेशन का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव प्लेट पर नेगेटिव चार्ज वाले आयंस कलेक्ट होते हैं, या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस कलेक्ट हो जाते हैं। और इससे रिलेटिव हम 12th क्लास में कुछ स्टोरीज़ पढ़ेंगे रिगार्डिंग फैराडे की लॉ। फैराडे की लॉ के बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिड 1850 की बात है। बहुत सारे साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्हें फैराडे ने जो बात स्टडी करी, है ना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की, तो वहाँ से एक बात चली इवैक्यूएटेड ट्यूब की, डिस्चार्ज ट्यूब की, है ना, एक कैथोड रेज को बनाने वाली डिस्चार्ज ट्यूब की। तो जब कैथोड रेज पहले निकली थी, इसलिए उस ट्यूब का नाम कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब रख दिया गया। कैथोड रेज ट्यूब ऐसी होती है जिसमें एक प्रकार की ये कांच की नली है, यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगी है, यहाँ पर नेगेटिव प्लेट लगी है। इसका कनेक्शन हमने कर दिया है हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे ही हम इसमें कोई गैस भर के उसमें प्रेशर को कम कर देते हैं, बहुत कम प्रेशर कर देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है, और बैंक का तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में एक प्रकार का ग्लोब सा निकलता है। द प्रेशर ऑफ डिफरेंट गैसेस कुड बी एडजस्टेड बाय इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। मतलब कम प्रेशर पर, हाई वोल्टेज पर, है ना, तो कैथोड से एक ग्लोब निकलता है। उसी ग्लोब को हम कहते हैं कैथोड रेज या कैथोड रेज पार्टिकल्स, और ये हमेशा नेगेटिव प्लेट से निकलकर पॉजिटिव प्लेट की ओर फ्लो करते हैं। तो एक प्रकार का बौछार सी हो जाती है, बॉम्बार्डमेंट सी हो जाती है, स्टीम बन जाती है। और जब इसी फ्लो को स्टडी करते हैं तो इन्हीं कैथोड रेज जो कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं, उनके होल से निकल रही हैं, तो उसी को हम कह सकते हैं कि वो अगर वहाँ पे कोई एक पर्दा लगा दें तो फ्लोरेसेंस दिखाएंगे, मतलब चमक उत्पन्न करेंगी, चमक दिखाएंगी, क्योंकि जब कोई एनर्जी के पार्टिकल किसी दूसरे सरफेस पर पड़ते हैं, स्क्रीन पर पड़ते हैं, तो चमक दिखाते हैं। इसके लिए हमें लेना होगा जिंक सल्फाइड की कोटिंग। बात करते हैं, जब हमने ये सब चीज़ें देखी तो देखने के साथ साथ हम ये भी समझ सकते हैं कि कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं। ये रही आपकी कैथोड रेज को बनाने वाली क्या, डिस्चार्ज ट्यूब, जिसका डायग्राम आप दे सकते हैं। एक वैक्यूम पंप के लिए आउटलेट है, और कैथोड है, एनोड है, हाई इलेक्ट्रिसिटी की वोल्टेज है, और ये कैथोड रेज को प्रोड्यूस करने वाली इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब है। और हम देख भी रहे हैं, यहाँ पर एक हमने पर्दा लगा दिया है जिस पर ZnS का मतलब कोटिंग कर दी है, और उस पर कैथोड रेज जब गिर रही हैं तो चमक उत्पन्न कर रही हैं। जब इन सब चीज़ों के अलावा जब ये पता लगता है तो कुछ बातें आपको बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और याद करने वाली हैं। हम आपको बताते हैं कि कैथोड रेज स्टार्ट होती हैं कहाँ से, कैथोड से, और एनोड की ओर जाती हैं। कैथोड से स्टार्ट होती हैं और एनोड की ओर जाती हैं। These rays themselves are not visible, but their behavior can be observed. इन रेज को हम देख नहीं सकते, लेकिन इनके बिहेवियर को हम समझ सकते हैं कि ये सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट शो करते हैं, एक प्रकार का ग्लोब बनाते हैं, ठीक है, हिट करने के बाद, जैसा कि टेलीविज़न पिक्चर ट्यूब के अंदर कैथोड रेज ट्यूब हुआ करती थी। जब पिक्चर ट्यूब वाले टेलीविज़न होते थे, टेलीविज़न पिक्चर जो होती है रिजल्ट्स ड्यू टू द फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविज़न स्क्रीन। आपको बताएं कि ये कोटेड था सर्टेन फ्लोरेसेंट पदार्थों का या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से कोटेड था। द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, दीज रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर इन रेज का स्टडी करें, जैसे थॉमसन ने जो स्टडी करी थी, तो ये सारी की सारी रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। अगर हमने इनके पाथ में इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक पाथ अरेंज कर दिया, या ऐसा हमने
माहौल क्रिएट कर दिया कि इसके आसपास इलेक्ट्रिकल चार्ज है, मैग्नेटिक चार्ज है, प्लेट लगा दी, तो कैथोड रेज डाइवर्ट हो जाती हैं। कैथोड रेज हमेशा, है ना, पॉजिटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट होती हैं। तो रीज़न यही है कि कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। इससे हमें पता लगता है कि ये कैथोड रेज के अंदर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और इन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन आपकी ये हो गई कि द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, उन्हीं को हम इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, है ना, इस बात के ऊपर डिपेंड बिल्कुल नहीं करते कि उसमें हमने कौन सी गैस भरी है। ठीक है, तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन कैथोड रेज, ये बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे या कौन सी गैस भरी है। हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम्स। अगर हम इलेक्ट्रॉन का, कैथोड रेज का चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो चेक करना चाहें तो इसे भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हम बात करते हैं 1897 की, जब ब्रिटिश के फिजिसिस्ट, ब्रिटिश के जो फिजिसिस्ट थे, उन ब्रिटिश के फिजिसिस्ट ने कुछ पता लगाया था जिन्हें हम कहते हैं जे थॉमसन। ये ब्रिटिश के फिजिसिस्ट थे। देखिए, जानकारी किसी की भी हो, चाहे केमिस्ट की हो या फिजिसिस्ट की हो, जानकारी तो जानकारी होती है। उन्होंने एक चीज़ मेजर करी, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ई और मास ऑफ एम, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास। जब उन्होंने अप्लाई किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तब उन्हें कुछ दिखाई दिया, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया गया, द इलेक्ट्रॉन्स डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, वो अपने पाथ से डाइवर्ज हो गए, डेविएट हो गए, अपने पाथ से बिखर गए, दूसरी साइड में चले गए। हिट द कैथोड रेज ट्यूब एट अ पॉइंट। सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड किया तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक्स करने लगे कैथोड रेज ट्यूब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सी पर। तो बाई केयरफुली बैलेंसिंग the electrical and magnetic field strength, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric and magnetic field. They hit the screen at point B. Thomson argue that the amount of deviation of particle from their path in the presence of electrical magnetic field, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि the magnitude of negative charge on the particle greater the magnitude of charge on the particle, greater is the interaction with the electric magnetic field, thus greater is deflection. तो ये इम्पोर्टेंट बात है, मतलब जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा, है ना, ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा तो पार्टिकल पर भी चार्ज ज़्यादा होगा। ग्रेटर इज़ द इंट्रैक्शन भी ग्रेटर होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, द मास ऑफ द पार्टिकल लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन। अब किसी पदार्थ का, है ना, जितना कम मास है उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब पर कैथोड एनोड लगा करके ये पता लगाया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर रहता है। एपरेटस टू डिटरमाइन द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को आप समझ लीजिए। जब हम इस बात को आपको समझा देते हैं उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बता दें कि द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल or magnetic field, the deflection of electron from its original path increases with the increase in the voltage across the electrode or the strength of magnetic field. By carrying out accurate measurement, अगर हमने कोई एक accurate measurement of amount of deflection observe किया by the electron on the electric field strength और magnetic field strength, तो थॉमसन ने इस बात को डिटरमाइन कर दिया कि E अपॉन M क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल होगा 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, वेयर mc इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम एंड E इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम। सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस एक एक्सपेरिमेंट है जिसे आर.ए. मिल्टन ने दिया है, जिसे बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसे? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये काफ़ी फेमस है। चलिए पढ़ते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आर.ए. मिल्टन 1868 to 1953 डिवाइज्ड अ मेथड नॉन एज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। 1906 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। अब
ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या है। चार्ज के डिटर्मिनेशन के लिए एक्सपेरिमेंट करा गया इलेक्ट्रॉन पे, तो उन्होंने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम होता है। द प्रेजेंट एक्सेप्टेड वैल्यू इलेक्ट्रिकल चार्ज ये होती है, वो तो हम अपने पढ़ने के लिए लिखने की कैलकुलेशन के लिए कर देते हैं, -1.60276 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और द mass of electron was determined by कंबाइनिंग दीज रिजल्ट्स विद थॉमसन्स वैल्यू E/m की जो रेशियो था उससे मास पता लगाया गया। तो मास भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है। ये मास होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। देखो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जे थॉमसन ने E/m का मास निकाला था। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निकल आया, तो अब इलेक्ट्रॉन पर मास मालूम पड़ गया। तो इस तरीके से जे थॉमसन ने तो रेशियो निकाला था, और जे थॉमसन के रेशियो के बाद फिर ये सारी चीज़ें चलने लगी। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मॉडिफिकेशंस हुए, है ना, उससे कैनाल रेज की डिस्कवरी हुई। तो हम सिंपली कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद हुए। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम पहले समझते हैं। तो मैं सिंपल भाषा में ऐसे कहूँ, जब किसी भी डिस्चार्ज ट्यूब में हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है ना, तो कैथोड से कैथोड रेज निकलती हैं, एनोड से एनोड रेज निकलती हैं, और जो एनोड रेज निकलती हैं वो कैथोड को अगर हम चलने की तरह कर दें तो उससे आर पार हो जाती हैं। इसीलिए एनोड रेज को हम कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं। जिस तरीके से कैथोड रेज होती हैं उनका मास होता है नेगेटिव चार्ज, उसी तरीके से एनोड रेज का मास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मास ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड। मतलब कैथोड ट्यूब, कहने का मतलब ये हुआ कैथोड रेज ट्यूब के अंदर जैसी गैस भरोगे आपको उसका रिलेशन वैसा ही दिखेगा। दीज आर सिंपली पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आइन, ये सारे पॉजिटिवली गैसेस आइंस होते हैं। सेकेंड, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज ऑरिजिनेटेड। अब अगर हम प्रोटॉन की बात करें, कैनाल रेज की बात करें, तो उनका जो चार्ज टू मास रेशियो होगा, है ना, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिस्चार्ज ट्यूब में आपने कौन सी गैस भर रखी है, ठीक है, वहाँ से कि कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताएं कि सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी मल्टीपल द फंडामेंटल यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज। कुछ के पास तो बहुत ज़्यादा चार्ज होता है ना। तो द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द ऑब्जर्व्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन और कैथोड। सिंपल भाषा में ऐसे कहो, हम जब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, जब हम कैथोड की बात कर रहे हैं, कैथोड रेज की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं द यूनिट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो द स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आइंस वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन वाज कॉल्ड प्रोटॉन्स। तो ये प्रोटॉन की डेफिनेशन हो गई। दिस प्रॉपर्टी दिस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स वाज करेक्टराइज्ड इन 1919 बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने 1919 में डिस्कशन किया है। इससे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई है। लेटर अ नीड वाज फेल्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। उसके बाद तो सबको मालूम पड़ गया कि जब भाई किसी भी एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और पूरा मास मेंटेन नहीं हो रहा, तो कोई और भी सब एटॉमिक पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल एटम में मौजूद है, जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन, जिसे 1932 में चैडविक के द्वारा, है ना, चैडविक के द्वारा बाय बॉम्बार्डिंग थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा। मतलब जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की जाती है, अल्फा पार्टिकल है और उसकी बॉम्बार्डमेंट बेरिलियम की शीट पे करते हैं, तो अल्फा होता है 2He और वो आपका होता है 4B। तो आपका क्या बनता है, प्रोटॉन न्यूट्रल पार्टिकल बनता है 0n1, ठीक है। तो न्यूट्रल पार्टिकल अल्फा पार्टिकल से न्यूट्रल पार्टिकल बनता है। व्हेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल हैविंग अ मास स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन वर इमिटेड, ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स एज न्यूट्रॉन्स। इन्हीं को हम न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं। तो अब हमारे दिमाग में ये बात आ गई कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उन पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। प्रोटॉन्स क्या है, उन पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या है, कोई चार्ज नहीं है। तो एक बात क्लियर हो गई, किसी भी एटम में सेंटर में तो आपका n न्यूट्रॉन होगा और आपका प्रोटॉन होगा, उसके रान में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।